वाले रैखिक समीकरण यह चैप्टर आप लोग स्टार्ट है होती है ये ना कि दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण चैप्टर है। और अब इसका कल समझाए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए कितना विधि का, चार विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। चार विधि का प्रयोग करते हैं। विधि ऐसे कुल होता 5 है, 5 में हम लोग कितना चार विधि का प्रयोग करते हैं। चार विधि कौन कौन देख लीजिएगा, ठीक है। चार विधि कौन कौन होता है, तो पहला यह आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा जो होगा विलोपन विधि हो जाएगा। विलोपन विधि का ही नाम दूसरा लुप्तीकरण विधि होता है। लुप्तीकरण विधि होता है। लुप्तीकरण विधि के बाद होता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि होता है। तुलनात्मक विधि के बाद चौथा यह आपका ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। और इसका पंचवा जो विधि होता है अनुपातिक विधि होता है। अनुपातिक विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए कुल 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से अभी तक या जो भी विधि सीखा गया है यह अनुपातिक विधि को सीखा गया नहीं है और इससे क्वेश्चन भी आता नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन है, विलोपन या तो इसको कहते हैं लुप्तीकरण, इसके बाद तुलनात्मक विधि है और यह ब्रजगुणन विधि है। चार विधि यह आपका VVI है कि इन्हीं चारों विधियों से क्या किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ चार विधियों से है, ठीक है। पंचमा विधि से क्वेश्चन आता ही है नहीं, और नहीं इसका किताब में कहीं दिया गया है। पंचमा विधि का अभी तक कहीं किताब में दिया गया भी है नहीं, और इससे क्वेश्चन भी आता नहीं है आपका। कल हम लोग कुछ शर्त देखे थे। क्या देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होने का कुछ शर्त था। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या था, शर्त। यह आपका शर्त था। तो शर्त क्या क्या था कि यह 3 गो हम लोग का जानना पड़ता है। समीकरण का पहले रूप क्या होगा, तो रूप जो होता है समीकरण का रूप, समीकरण का रूप जो यह होता है ऐसे है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू का 0। और सेकंड क्या होगा आपका d x प्लस e y प्लस f इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण का, दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या होता है, रूप होता है। इसी को क्या करता है कि दूसरी भाषा में राइट कर देता है, लिखता है कैसे है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू का 0। और इसका लिखेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह दोनों रूप का मान सेम ही है। यह हम लोग इसलिए मतलब इसका उपयोग कम करते हैं क्योंकि मतलब इसमें A1 और A2 है, ठीक है, B1 B2 है, C1 C2 है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मतलब यह A1 A2 में समस्या है, इसीलिए A B C और D E F नाम मतलब परिवर्तन कर लिए, ठीक है। यह नाम क्या है, परिवर्तन नाम है। इसका शर्त क्या होता है, तो इसका शर्त जो ये आपका होगा कि इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं कि A बटा D इक्वल टू B बटा E इक्वल टू C बटा F। यानी यहाँ देखिएगा, ठीक है, क्या होगा A बटा D B बटा E C बटा F। यहाँ अगर इसी को दूसरी शब्द में जब राइट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे A1 बटा का A2 इक्वल टू B1 बटा का B2 और C1 बटा का C2। यह और यह दोनों मतलब सेम ही है। अगर इन दोनों का बात किया जाए तो दोनों मतलब क्या है,
सेम ही है। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे समझते हैं तो यो ठीक है, अगर आप ऐसे समझते हैं वो भी ठीक है। अब अब इसका नियम क्या कहता है, शर्त क्या कहता है कि ए बटा डी इज इक्वल टू बी बटा एफ, अगर यह दोनों का मान अगर बराबर नहीं होगा, अगर ए और डी इज इक्वल टू बी और बटा में एफ का अगर मान अगर सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कौन सी कहते हैं, और हल क्या होगा, समीकरण और हल के बारे में जान लीजिए कि समीकरण क्या होगा और हल क्या होता है, हल क्या होता है। तो यह जो होगा कि जिसका ए बटा डी इक्वल टू नॉट बी बाई एफ होगा, जब यह मान जब इसका बराबर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, इसका हम लोग लिखते हैं कि इसका कितना हल होगा, इसका एक, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, प्रॉब्लम कर लीजिएगा, ऊपर हल लिख देते हैं कि हल के बारे में। इसका हल कितना होगा, एक हल, एक हल या केवल एक हल, इसी का नाम क्या है, केवल एक हल, केवल एक हल, इसी का नाम है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, तो अविरोधी कहते हैं, अविरोधी। ठीक है, दूसरा मान है आपका यह दूसरा शर्त कि ए बटा डी इजकल टू बी बटा का ए इजकल टू सी बटा का एफ, जब तीनों मान आपस में सेम ही होगा, जब क्वेश्चन या समीकरण के जब तीनों मान सेम जब होगा, तो इसका क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, अनेक हल, अनेक हल होगा। ठीक है, हल क्या होगा, अनेक, और समीकरण कौन सी होगा, तो इसको कहते हैं आश्रित समीकरण कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं कि आश्रित समीकरण, समीकरण होगा। जब यह आपका एक और पॉइंट है कि जब आपका b बटा e इजकल टू नॉट c बाई एफ, जब यह मतलब कथी था यहाँ कि जब इसका दोनों का मान बराबर नहीं हो, तो इसका कितने हल होगा, एक हल होगा। और इसको कौन सी समीकरण कहेंगे, तो इसको अविरोधी समीकरण कहते हैं। और जिसका यह तीनों मान बराबर है, ठीक है, जब इसका तीनों मान बराबर होगा, तो मतलब इसका कितना अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और इसको समीकरण कौन सी कहेंगे, तो आश्रित समीकरण कहेंगे। पर जब इसका जब जब इसका यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं होगा, जब इसका आपस में जब अंतिम वाला दो मान बराबर नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और इसको समीकरण क्या कहते हैं, तो इसको विरोधी समीकरण कहते हैं, विरोधी समीकरण कहते हैं। तो यह आपका तीन गो जो होता है शर्त होता है, इस शर्त को एकदम 100% क्या करना है, याद करना पड़ेगा। और इसी शर्त के अनुसार यह जो है आपका क्वेश्चन आता है। अब इसको मतलब देखेंगे कैसे हम लोग बनाते कैसे हैं, इस बात को देखिएगा, इस बात को, तो इस बात पर हम लोग यहाँ यहाँ पर मतलब चर्चा करेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक यह समीकरण है, ये समीकरण है, जब एक हल है, जब किसी का एक हल होगा तो समीकरण कैसा होगा, जिसका एक हल हो उसका समीकरण क्या होगा, देखिए जिसका एक हल होगा वह समीकरण क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे, अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह अविरोधी है, अविरोधी, जिसका समीकरण, जिसमें लिखा रहेगा कि जिसका हल एक हो और केवल एक ही, उसको उसको क्या बोलते हैं, अविरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है यह कि अविरोधी समीकरण, यह समीकरण दिया गया है कि क्या केवल एक हल
होगा जी, इसका बिल्कुल एक ही हल होगा। क्या यह बात सही है? नहीं सही है। ठीक है, अविरोधी, देखिए एक हल है, आ? नहीं है, सही है। ये अब ये बताएं, देख लो, अब ये बताए हैं कि जिसका एक हल हो उसको क्या कहते हैं? अविरोधी। तो आगे पीछे क्या है, भाग रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन है, यह तो था, हाँ यहाँ है कि वह समीकरण बताए जिसका एक और केवल एक हल हो, उसे कौन सी समीकरण कहते हैं? यानी जिसका एक ही हल होगा उसे कौन सी समीकरण कहते हैं? क्या कहेंगे? ये कहते हैं अविरोधी, कहते हैं अविरोधी, जिसका एक हल हो। नेक्स्ट समीकरण है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह समीकरण ज्ञात करें जिसका कोई हल न हो। जिसका कोई हल नहीं होगा उसे कौन समीकरण कहेंगे? उसको हम लोग विरोधी कहते हैं। और इसका शर्त क्या होता है? नहीं, इसका शर्त क्या होता है कि बी बटा ई इजक्वल टू नॉट सी बाई एफ। यही शर्त होता है कि जिसका अंतिम का दोनों जो क्या समान नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं। इसी प्रकार यह आपका क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण यह और यह के कितने हल होंगे। इनको तो क्या करना है, सॉल्व करना है कि इनके कितने हल होंगे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए समीकरण लिखेंगे, एकदम शॉर्ट में काम करने का कोशिश करेंगे अभी हम लोग। समीकरण क्या है? समीकरण है, समीकरण 2x प्लस का 3y इजकल टू का 8। और एक और समीकरण क्या है कि 4x प्लस का 6y इजकल टू का 7। यह जानते हैं कि यह मान किसका? a का, यह b का, इसका c, इसको कहेंगे d, इसको e और इसको f बोलते हैं। तो ये नियम के अनुसार बैठाएंगे, a बटा का d इजकल टू b बटा का e वाला e इजकल टू सी बटा का एफ। बोलिएगा, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होता? शर्त ही है, नियम होता है। अब बैठाएंगे, ए बताइए, ए का मान कितना है? 2, और डी का मान 4, 2 बटा 4, बी का मान 3 और ई का मान 6, सी का मान 8 और एफ का मान 7। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसको काटेंगे तो 1/2 और इस एक नहीं कटेगा। देखिए यह दोनों मान सेम हो, पर यह अंतिम के दोनों सेम है? अंतिम का सेम नहीं है। और जिसका अंतिम का सेम नहीं हो, यहाँ बताए हैं, कहाँ गया? हाँ यहाँ पर देखिए, जिसका अंतिम का सेम है, अंतिम का सेम इसका नहीं है ना? जब इसका अंतिम का सेम नहीं होगा तो कोई हल होगा नहीं, और इसको कौन सी समीकरण कहेंगे? विरोधी कहेंगे। और यह आपसे मतलब कहा क्या है कि यह कितने हल होंगे, इसका कोई हल होगा? इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसका निकालने पर क्या है हल? इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। बात समझ में आया? एक और प्रश्न देखेंगे कि यह क्वेश्चन है, इस समीकरण 2 को दिया गया है और करें कितने हल होंगे, इसको भी जांच करते हैं, इसके कितने हल होंगे। चलिए क्वेश्चन कथी था, थोड़ा सा बताइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है इसका कि x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू का 0। हाँ क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू का 0। हाँ 6 का भाई बोलिए ना, कौन बोलो ना, उससे बढ़िया हम देख लेंगे। यहाँ देखो 2x प्लस x प्लस 2y माइनस का 8, और यह सेकंड क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू का 16 इक्वल टू का
16 दिया गया है, 2x प्लस 2, हाँ हाँ 16 ये है दे ले। ठीक है, इसको देखिएगा कि समीकरण पहला जो यह है x प्लस 2y, यहाँ माइनस का 8 है, इक्वल टू का 0, इसको लिखेंगे x प्लस 2y। ठीक है, इसको इक्वल टू के अगर यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और सेकंड समीकरण क्या है कि 2x प्लस का 4y इक्वल टू का 16। अब ये जानते हैं कि यह मान किसका, a का, ये b का, ये c का, यह मान d, और यह e का, यह f का। बैठाएंगे a बटा d इक्वल टू b बटा का e इक्वल टू c बटा का f, यह सूत्र है। सूत्र को अति कर दिए, बैठा दिए। अब सूत्र के अनुसार बैठाएंगे कि a का मान, अगर यहाँ पर खाली x होगा तो एक होता है मान, इसका 2 का हो गया, ये कितना है 4, 2 बटा का 4, 2 बटा का 4 इक्वल टू 8 बटा का 16। अगर ये 1/2 तो ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2। अब देखिए कि जिसका तीनों मान होगा सेम, समझिएगा बॉस, बहुत समझिएगा, मतलब इसका तीनों मान सेम है, तो यह जिसका तीनों मान सेम है तो इसका हल क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल, या मतलब इसी को बोल सकते हैं क्या, अनगिनत हल, अनगिनत हल इसका ये भी नाम है। और इसका समीकरण कहेगा तो समीकरण कैसा हो जाएगा, इसका समीकरण आश्रित हो जाएगा, आश्रित, आश्रित समीकरण। बात समझ में आई, बोलिए बात समझ में आया, बोलिए आप। हाँ हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जो बोलिए बोलिए। तो आप सही कर लीजिए, हम अभी काम कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आए यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न ठीक आपका उसी प्रकार। ठीक है, और यहाँ देखिए कि यहाँ मान क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह 7 नंबर का है कि ए, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बटा डी इक्वल टू नोट है, इसको क्या बोलते हैं, बी बटा ई। अब देखिए कि जिसका पहला और दूसरा मान बराबर नहीं होगा, इसको इसको समीकरण कितने होंगे, समीकरण के कितने हल होंगे, है? हल केवल एक हल, केवल एक हल होगा, एक हल। कैसे, किसके यहाँ समझाए हैं, यहाँ देखिए, है ना, कि जिसका ए बटा डी इक्वल टू नॉट बी बटा, सॉरी सॉरी, हाँ ई ना होगा, सॉरी ई होगा, ई। ठीक है, और जिसका बराबर ना होगा तो क्या होगा, केवल एक हल या एक हल। ठीक है, अगर ये समीकरण की बात कहता तो समीकरण क्या होता, विरोधी समीकरण होता। समझ में आ रहा है बात को क्या, यहाँ तक ठीक है। और इसी प्रकार कल हम लोग मतलब हिसाब देख चुके थे, इस हिसाब देखे थे, है यार कि, और बता, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग अभी काम करेंगे, देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग किस तरीका से बनाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए जो है आपका इस विधि पर आना पड़ेगा, इस विधि पर आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन बताते हैं, 12 बताते हैं, 13 या 14, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न एक अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको जो है इस सब क्वेश्चन बन जाएगा, इस सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये खाली क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को 4 विधि से सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन को 4 विधि से हम लोग चारों का आंसर सेम होगा। अगर विधि हम लोग एक क्वेश्चन का चारों विधि पर काम करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। पर एक एग्जाम में होता क्या है कि वह आपका मतलब पूछेगा कि इस माने कौन विधि से काम करना है,
खाली वो आपको वहां पर विधि के खाली नाम लेगा कि कौन विधि से क्या करना है, काम करना है। ठीक है यहाँ तक। चलो विधि की हम लोग बात करते हैं।